हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं महाराष्ट्र बोर्ड का इतिहास और नागरिक शास्त्र। उसका ये फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे हम, इतिहास के साधन। भौतिक साधन के अंदर आता है भवन और वास्तु। भवन वास्तु में क्या क्या आ सकता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो हम इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें बोला है, आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप में अंग्रेजी सत्ताधारियों, भारतीयों रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, ब्याहों, फुव्वारों जैसे वास्तुओं का निर्माण किया गया। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा नेताओं और क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के राजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। इन वस्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारतें आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं। कुछ वस्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई हैं, तो कुछ भवनों को संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जैसे अंडमान की सेल्युलर जेल। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो भौतिक साधन जो होते हैं, जो हम देख सकते हैं, जैसे कि और जो हम अनुभव कर सकते हैं, वो जैसे भवन, पुल, सड़क, ब्याह, जो बताया गया है, जो ऐतिहासिक रूप में पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, भौतिक होती हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यदि हम इन स्थानों पर जाते हैं तो हमें तात्कालिक इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के रूप के आधार पर तात्कालिक आर्थिक संपन्नता के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे अंडमान की सेल्युलर जेल में जाने पर स्वतंत्रवीर सावरकर के क्रांतिकारियों के विषय में, मुंबई के मणि भवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभी इसमें क्या बोला है कि अगर हम ये जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो इसी तरह से जो हमारे जो भौतिक और भवन और भौतिक जो साधन है, वो हमें उस समय के इतिहास से जोड़ती हैं और उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। इस तरीके से जो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो एक तरह से हेल्प करती हैं इतिहास के साधन के रूप में, और ये सारे साधन कहलाते हैं क्या, भौतिक साधन। इसी में आगे है प्रतिमाएं और स्मारक। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तात्कालिक शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिमा के नीचे पट्टी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म, मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा ज्योतिराव फुल्ले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्णय किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड है। उन घटनाओं में से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं, जैसे विभिन्न स्थानों के शहीद स्मारक। तब यहाँ पर क्या बोला है कि जितने भी ये जो प्रतिमाएं और स्मारक है, वो ये जो भी जिनके नाम पर ये प्रतिमा स्मारक बनाई गई है, उसके जो नीचे उनके बारे में बताते हैं कि वो प्रतिमा से हमें पता चल जाता है कि वो किस तरीके से दिखते थे, उनकी कद काठी क्या थी, और कि उनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। और साथ में वहाँ पर उनकी शीलपट्टी पर लिखा होता है कि उनकी जन्म, मृत्यु क्या थी, उनकी क्या विशेषताएं थी, ये सारे लिखे रहते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जब भी हम ये सारी प्रतिमाएं और स्मारक वहाँ जाते हैं, तो हमें उससे संबंधित जानकारी मिलते हैं, वो किस कालखंड के हैं।
तो ये जानकारी भी इतिहास के साधन के रूप में शामिल हो जाती हैं और ये भी एक भौतिक साधन माना जाता है। अब नैतिक में लिखित में आएंगे तो लिखित साधन कौन से हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आधुनिक भारत के इतिहास में लिखित साधनों में विभिन्न बातों का समावेश होता है। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं। अब लिखित क्या होता है, जो चीज़ लिखा जा सके, जो हम लिखे, जैसे पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो लिखी गई हैं। तो अब ये है, समाचार पत्रों द्वारा हमें समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण, विद्वानों की मत प्रतिक्रियाएं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हमें तात्कालिक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। स्वतंत्रता पूर्व समाज में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन की भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुए परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेज के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने मासिक पत्रिका निबंधमाला में लोक हितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साहित्यिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया। अब यहाँ पर क्या है कि समाचार पत्र से हमें क्या मिलता है कि वो स्वतंत्रता से पूर्व जो भी समाचार पत्र चलते थे वो उनसे ये जानकारी मिलती है कि उस समय की किस तरह की नीति थी, कौन उस समय शासन कर रहा था, देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, किस तरीके से समाज कार्य कर रहा था, लोगों की क्या हालत थी, वो किस समय किस दिन क्या हुआ, ये समाचार पत्रों से हमें, उस समय के समाचार पत्रों से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। और कौन कौन से व्यक्ति उस समय शामिल थे, किन किन व्यक्तियों का योगदान था, ये सारी चीज़ें भी हमें समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा मिलता है। किसी की लेखन शैली कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें भी हमें पत्र पत्रिकाओं से मिलती हैं। नेक्स्ट है मानचित्र और प्रारूप। मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानचित्र के आधार पर हम शहरों और अथवा किसी स्थान के बदलते रूप का अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेज के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए। मानचित्रों की भांति वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप भी भवन स्थापत्य शास्त्र के साथ किसी क्षेत्र के चरणों का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। जैसे मुंबई पोस्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप हैं। इस बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंताओं द्वारा बनाए गए ढांचे प्रारूप भी हैं। इन ढांचों प्रारूपों के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो मानचित्र है उनसे और प्रारूप, उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कोई किस समय, अंग्रेज़ों के समय में किस तरीके की, कितने दूर में कौन सा राज्य फैला हुआ था, कितने छोटे रूप में था, किस तरीके के मानचित्र में दिखता था, किस तरह उसका स्ट्रक्चर था और कौन कौन से चिन्हों का यूज़ किया जाता था। ये सारी चीज़ें भी हमें मानचित्र से मिलते हैं और मानचित्र से पता चलता है कि कितने
कितनी दूर तक कौन सा राज्य फैला हुआ था और अब कितनी दूर तक है, उससे भी हम आंकलन लगाने में हमें आसानी होती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं, ये भी जो है ये लिखित साधन में आता है। देन नेक्स्ट है मौखिक साधन। मौखिक मतलब जो बोल करके होता है, जो हम मुंह से बोलते हैं। तो मौखिक साधन में क्या होता है, आधुनिक काल के इतिहास के मौखिक साधनों में भिन्न साधनों का समावेश होता है। तो इसमें कौन कौन से हैं ये भी बॉक्स में दिया है, तो बॉक्स में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये है उसी जो नीचे पॉइंट है वही दिया हुआ है। तो ये है स्फूर्ति गीत। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे गए। उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप में उपलब्ध है, परंतु अनगिनत प्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ है। इन स्फूर्ति गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समाज की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाले प्रेरणा की जानकारी मिलती है। अब ये स्फूर्ति गीत क्या है, जब कोई स्वतंत्रता के लिए लड़ने जा रहा था या और वीरों के लिए जो गीत गाए जाते हैं, ये वो गीत थे जो उनको मनोबल बढ़ाते हैं, उनको उन सेनानियों को सुनाए जाते थे, जिनसे कि वो उनके अंदर ऊर्जा आए, वैसे गीत थे। और कंठस्थ का मतलब है उनको लर्न हो गया, याद हो गया है। तो कई सारे स्फूर्ति गीत जो हैं कहीं लिखे गए हैं और कई सारे जो हैं जो लोगों को कंठस्थ हो गए थे, ये बोले गए हैं। पोवाड़े का है खडका और शौर्यगान। शौर्यगान जो होता है वो किसी योद्धा या युद्ध या क्रांतिकारी के शौर्य को ध्यान में रख करके उनके लिए गान किया जाता है, उनको बोला जाता है। पोवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेजी के शासनकाल में स्वतंत्रता युद्ध विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्यगान का प्रदर्शन पर आधारित पोवाड़े रचे गए। इन पोवाड़ों का उपयोग लोगों में चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया गया। स्वतंत्रता युद्ध के समान ही सत्यशोधक समाज द्वारा किया गया घोषित वर्ग का जागरण संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पोवाड़े भी रचे गए। पोवाड़े भी एक तरीके से शौर्यगान की तरह और स्फूर्ति गीत की तरह ही है, जो किसी स्वतंत्रता या व्यक्ति के शौर्य के गाने के लिए किया जाता है। तो ये भी गाने गाए जाते थे। ये फिर है नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन। अब दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, और दृश्य श्रव्य मतलब जो सुनकर और देखकर होता है। तो श्रव्य में जैसे हम मान सकते हैं रेडियो, और दृश्य में मान सकते हैं हम टीवी, या दृश्य श्रव्य में हम मान सकते हैं टीवी। तो ये है वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्रों, फोटो, ध्वनि मुद्रितों, रिकॉर्डों, फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। छायाचित्र मतलब फोटो होता है। छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य रूप के साधन है। छायाचित्रण कला फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे। इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य रूप में हूबहू जानकारी प्राप्त होती है। मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार घटित हुए, इनके चित्र उपलब्ध हैं, परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय हैं इस बारे में शंकाएं उपस्थित की जाती हैं। अतः इन चित्रों की तुलना में छायाचित्रों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। व्यक्तियों के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान कैसे थे, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रसंगों तथा घटनाओं में के छायाचित्रों द्वारा वह प्रसंग अथवा घटना आँखों के सामने मूर्तिमान हो जाती है।
वास्तु और वस्तु में छायाचित्रों द्वारा उनका स्वरूप ध्यान में आता है। अब छायाचित्र से क्या होता है, छायाचित्र मतलब फ़ोटो। अगर हम किसी व्यक्ति का उस समय का फ़ोटो खींच के रख लें या उस देखें तो हमें उस समय की लोगों की कद काठी, रंग, रूप तथा परिधान के बारे में पता चलता है। तो और उस समय का जिस सामाजिक परिवेश कैसा था इसकी भी जानकारी मिलती है। आभूषण किस तरीके के पहनते थे, किस तरीके का परिवेश था, वस्त्र कैसे थे, व्यक्ति कैसे दिखते थे, ये सारी जानकारी हमें छायाचित्र द्वारा भी देखने को मिलता है। ध्वनि रिकॉर्ड्स जो होता है, जो हम ध्वनि का होता है जो सुन कर के होता है। तो छायाचित्रण फोटोग्राफी कला की भांति ध्वनि मुद्रण रिकॉर्डिंग तकनीकी का आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। ध्वनि मुद्रित तथा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य रूप के साधन हैं। वर्तमान समय में नेताओं तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध है। उनका उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जाता है, जैसे स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाए हुए जन गण मन, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अथवा सुभाष चंद्र बोस के दिए वक्तव्य का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जाता है। अभी यहाँ पर क्या है, जो रिकॉर्डिंग्स रखे गए हैं, जैसे कि कई सारे रिकॉर्डिंग हैं जो गांधी जी के हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया रविंद्रनाथ ठाकुर का जिन्होंने जनगण मन गाया, और सुभाष चंद्र बोस का। तो यहाँ से ये पता चलता है कि किस तरीके का गान होता था उस समय, और खुद वो व्यक्ति कैसे दिखते थे जिन्होंने ये लिखा है, कि उन लोग उस समय के व्यक्ति किस तरीके के भाषण देते थे। ये सारी चीज़ें भी हमें इसके माध्यम से मिलती हैं। नेक्स्ट है फिल्में आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। 20वीं सदी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। दादा साहेब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के ध्वनि चित्रफीते फिल्में उपलब्ध हैं। इन फिल्मों के कारण घटित घटनाएं हम ज्यों का त्यों देख सकते हैं। प्राचीन और मध्य युग की तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में है। विविध प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। वर्तमान समय के भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति में है। अभिलेखागार में संरक्षित कर रखे हुए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध हैं। लिखित साधनों का उपयोग करते वे किन विचारों से प्रेरित हैं, किसी घटना की ओर देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा है, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास की यह समृद्ध परंपरा हम भावी पीढ़ियों को सौंप सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिल्में हैं वो हूबहू वो चित्रण कर देती हैं, तो हम लोगों को समझने में आसानी होती है। जैसे फिल्मों के माध्यम से हम दांडी यात्रा, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई सारी फिल्में आई, जैसे कि लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो देखकर सुनकर के फिल्मों के माध्यम से उस समय उस घटना को जीवंत रूप में देख कर के समझने में उनकी आसानी होती है। इस तरीके से भी इतिहास को संजो कर रखा जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि इतिहास लेखन के लिए कौन कौन से शोध इम्पोर्टेंट है और किन किन शोधों से हमें इतिहास का पता चलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।